Okay, students, so today we continue the topic respiration. Now, today's learning goals for this topic are we'll be studying respiration in plants, respiration in terrestrial versus aquatic animals, and respiration in humans. Now, in the previous classes, we saw that the number of ATPs produced is dependent on the availability of oxygen. कितना ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म यूज कर सकता है या कितना ऑक्सीजन उसको अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एटीपीज एनर्जी की बना पाएगा। आपने देखा कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है और ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर सकता है, जैसा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, तो इट कैन प्रोड्यूस अप टू 36 एटीपीज। बट इफ फॉर सम रीजन इट इज नॉट available to the organism or it cannot use it, then only 2 ATPs can be produced by the organism. So the exchange of gases or how it can manage to get oxygen, to use oxygen is very important, and that exchange of gases ये हमने पिछली क्लास में भी किया था। इस exchange of gases को हम कहते हैं breathing. अब आप सिर्फ इस लीफ की एनाटॉमी को ध्यान से देखेंगे, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। यूल सी कि इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई भी प्लांट या कोई भी लीफ गैसेस एक्सचेंज आसानी से कर सकती है। कौन सा ऐसा लीफ का हिस्सा है जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करती है? ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटा से क्या गैसेस एक्सचेंज करती है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा ऑक्सीजन। अब प्लांट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। प्लांट्स में दो प्रोसेस होते हैं, पहला है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में हो सकता है, जबकि रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ये आपने पिछले पार्ट में न्यूट्रिशन में पढ़ा हुआ है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। और ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखता है। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स लगाने चाहिए। दूसरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दिन में और रात में दोनों टाइम होता है। प्लांट इसमें हमारी ही तरह ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। तो रात में प्लांट ऑक्सीजन नहीं बना रहा है, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई वी शुड नॉट स्लीप बिलो अ ट्री एट नाइट। ये आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे। Okay, now how does a plant ensure that gases taken from stomata will reach all the parts of the plant? आप यहाँ देख सकते हैं नीचे के साइड में कि सेल्स के बीच बीच में बहुत सारे गैप्स हैं। ये सेल्स हैं स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स। हम इनको स्पॉन्जी कहते ही इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। आपने पिछले साल पैरेन्काइमा भी पढ़ा था, वहां भी पैरेन्काइमा का शेप ओवल होता है, और ओवल शेप्स की वजह से उसके बीच बीच में बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो प्लांट के साथ ये फायदा होता है कि उसके हर लिविंग सेल तक गैसेस पहुंच जाते हैं। जिस प्रोसेस से पहुंचते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। सो ऑल द cells which are living have intercellular spaces, and these cells can take up oxygen or carbon dioxide from the intercellular spaces through the process of diffusion. डिफ्यूजन भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। जो गैसेस जहां से हायर कंसेंट्रेशन में है वहां से वो लोअर कंसेंट्रेशन में पहुंच जाती हैं। तो तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि दोनों जगहों पे गैसेस का कंसेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। सो दिस डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। एनिमल्स में क्या होता है वो अब देखते हैं। एनिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन
वो एनिमल टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाला एनिमल है या एक्वेटिक मतलब वाटर पे रहने वाला एनिमल है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से लेना होता है? एयर से। और इस एयर से ऑक्सीजन लेने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपके अंदर क्या है? लंग्स। इंसेक्ट्स में आपने पढ़ा हुआ था, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं। तो ये सारे ही इंसेक्ट्स में होते हैं। ये आप देख रहे हैं कॉकरोच में भी ये स्पाइरिकल्स दोनों साइड में प्रेजेंट है। ओके, अब एक्वेटिक एनिमल क्या करता है? वो ऑक्सीजन लेता है पानी से। इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। नाउ ऑक्सीजन पानी में कहां से आता है? एयर से। एयर से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन पानी में आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सो द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लेसर। आपको याद होगा एयर में ऑक्सीजन होता है 21%, जबकि वाटर में ऑक्सीजन होता है सिर्फ 1%। तो अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे हैव टू डेवलप स्पेशल ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन द dissolved oxygen which is only 1% in water। साथ ही उनको अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब सांस लेने या ब्रीदिंग की जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या स्पेशल ऑर्गन्स हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास। आपको पता है फिशेस एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो गिल्स आपको ये दिख रहे हैं, ये कॉम्ब की तरह स्ट्रक्चर है। अगर आप अपनी फिंगर्स को स्प्रेड करें तो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, गिल्स का कुछ कुछ वैसा स्ट्रक्चर है। हमने न्यूट्रिशन में विलाई किया था, तो जहां कहीं भी ये फिंगर लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसका मतलब होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? जब फिशेस मुंह से पानी लेंगी, ये पानी अंदर होता हुआ गिल्स के थ्रू बाहर निकलेगा, और जब ये गिल्स के थ्रू बाहर निकलेगा, जब ये गिल्स के थ्रू पास हो रहा होगा, तो धीरे धीरे उस पानी में से जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो फिशेस डिफ्यूजन के थ्रू ले लेंगी। मतलब क्योंकि फिशेस के अंदर ऑक्सीजन कम है और पानी में कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो पानी का ऑक्सीजन फिशेस की बॉडी में धीरे धीरे डिफ्यूज होता रहेगा। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। जैसे आप लगातार सांस लेते रहते हो, वैसे ही फिशेस लगातार पानी लेती रहती हैं, और ये पानी गिल्स के थ्रू जब बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को सांस जल्दी जल्दी लेनी है। they need to breathe faster than the terrestrial organism. So now you can see the differences between the breathing process of terrestrial and aquatic organism. You can note this down. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है। आपको पहली चीज जो याद रखनी है, ह्यूमंस टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो उनका जो मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है वो लंग्स है। पर सिर्फ लंग्स ही नहीं, लंग्स तक एयर पहुंचाने के लिए एक ऑर्गन्स का सिस्टम होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये इंश्योर करता है कि लंग्स तक एयर पहुंचे, और जब हम एक्सहेल करें मतलब सांस छोड़ें, तो ये एयर वापस लंग्स से निकल जाए। अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम देखते हैं। नोज, ट्रेकिया या विंड पाइप हम जिसको कहते हैं, लंग्स, ब्रोंकाई ये लंग्स के अंदर होते हैं, ब्रोंकियोल्स ये भी लंग्स के अंदर होते हैं, एंड एल्वियोलाई। और इसके सिवा एक और ऑर्गन है डायफ्राम। तो ये आपका
तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नोज से, जिसको हम नेजल पैसेज कहते हैं। नोज की जो कैविटी है बाहर की तरफ, दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। तो ये तीनों ही टर्म्स, नोज, नेजल पैसेज और नेजल कैविटी, हम तीनों ही टर्म्स यूज कर सकते हैं। नाउ नाक से आप सांस लेते हो, ये आपको पता है, पर इसके सिवा नाक या नेसल पैसेज हमारा और बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये इंश्योर करता है कि एयर के साथ डस्ट या बैक्टीरिया या और कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई वायरस, फंगल स्पोर्स, ये सब हमारे नाक से हमारे ब्रीदिंग सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा पाए। तो नाक के अंदर कुछ तो ऐसा होता है जो इस एयर को फिल्टर कर देता है। क्या होता है? द फर्स्ट थिंग इज हेयर्स। हेयर्स होते हैं हमारे नेसल पैसेज में जो एयर को फिल्टर कर देते हैं, ताकि जो लंग्स तक एयर पहुंचे उसमें ये चीजें कम से कम हो, डस्ट पार्टिकल्स कम से कम हो, जर्म्स बहुत कम हो। जो दूसरी चीज हमारे नेसल पैसेज में होती है दैट इज म्यूकस। म्यूकस एक स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है विच इज वेरी स्टिकी, चिपचिपा होता है। तो ये क्या करता है, ये डस्ट को और जर्म्स को ट्रैप कर लेता है, so that these things do not reach in the interior part of your respiratory system, मतलब आपके ट्रेकिया में या विंड पाइप में और लंग्स में ये ना पहुंचे। ये देखिए, हेयर्स इसको रोक रही हैं, पर हेयर से जो बच जा रहा है वो जाके म्यूकस लाइनिंग में चिपक जा रहा है। One very important thing which you have to remember, do you know that smoking destroys these hairs or cilia? ये देखिए, स्मोकिंग की वजह से जो हेयर्स या सीलिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फॉलिकल्स उनके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब जो जर्म्स या बैक्टीरिया ट्रैप हो जाने चाहिए थे वो यहीं से एक तो अंदर घुस जाते हैं, फॉलिकल्स में हमारे स्किन को पेनिट्रेट कर जाते हैं, और दूसरा वो बड़े आराम से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। तो जो जर्म्स हैं या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं दैट इज इन्फेक्शंस, कफिंग, देन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। पर ये छोटी प्रॉब्लम्स हैं, परेशान करती हैं पर क्योर हो सकती हैं। एक्सट्रीम केसेस में दिस माइट लीड टू लंग कैंसर। Now you should understand why smoking is injurious to health. It reduces your lifespan, and do you know that lung cancer is one of the most common causes of death? So air आपके nasal passage से होती हुई अगले पार्ट में आती है, और जो अगला पार्ट है वो है ट्रेकिया या विंड पाइप। नाउ विंड पाइप का स्ट्रक्चर आप देखिए, इस पे ऐसे रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे पूरे के पूरे विंड पाइप पे कोई ट्यूब या कोई वायर लपेटा हुआ हो। दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, एंड दीज प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। नाउ अदर देन ट्रैकिया यू कैन सी टू मोर पार्ट्स, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? आपके नेसल पैसेज से एयर आ रही है अंदर, और आपके माउथ से फूड और वाटर आ रहा है अंदर। तो आपके पास दो पैसेज वे हैं, एक नेसल पैसेज और एक ओरल पैसेज। ये दो पैसेज आके मिलते हैं फेरिंग्स में। उसके बाद है लैरिंग्स। लैरिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका वॉइस बॉक्स है, जो भी आप बोलते हैं उसकी आवाज यहाँ लैरिंग्स से ही आती है। ना फेरिंग्स और लैरिंग्स क्लियर हुए आपको? अब एक चीज और हम करेंगे, फेरिंग्स कॉमन है। अब यहां से दो ट्यूब्स निकलेंगी, एक आपका ये विंड पाइप या ट्रेकिया निकलेगा और एक फूड पाइप भी निकलेगा, क्योंकि खाना भी यहीं से होके आ रहा है। तो जब तक कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप कुछ पी नहीं रहे हैं, तब तक एयर चाहे फूड पाइप में जाए चाहे विंड पाइप में जाए फर्क नहीं पड़ता,
विंड पाइप वाली लंग में पहुंच जाएगी, फूड पाइप वाली नहीं पहुंचेगी, डजेंट मैटर. बट if you are eating or if you are drinking something, it should only go to your food pipe, it should not go into your wind pipe. अगर wind pipe में खाना चला गया तो क्या होगा? चोकिंग हो जाएगी. सो इसको अवॉइड करने के लिए, खाना आपके विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए क्या करेंगे आप? जब आप खाना खा रहे होंगे तो आप इस विंड पाइप को कवर कर देंगे. तो विंड पाइप को कवर कैसे करेंगे? एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस. आपके विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसको कहते हैं ग्लॉटिस, और उसको कवर कर देता है एपीग्लॉटिस जब आप खाना खा रहे होते हैं या कुछ पी रहे होते हैं, सो दैट द फूड और द ड्रिंक डज नॉट एंटर योर विंड पाइप. सो यू सी हाउ वंडरफुली इन योर बॉडी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. अनलेस कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या हम लापरवाही कर दें, सब कुछ बहुत स्मूथली अपने आप चलता रहता है. नाउ एयर फ्रॉम विंड पाइप एंटर्स योर लंग. आप यहाँ देख सकते हैं ये विंड पाइप है, इसमें ये रिंग्स बनी हुई हैं और एयर फिर लंग्स में एंटर कर रही है. हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, द लेफ्ट एंड द राइट लंग, और दोनों लंग्स में जाने के लिए जो आपका ट्रेकिया है वो दो ब्रांचेस बनाता है. इन दो ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकाई. एक एक ब्रांच, एक एक ब्रोंकाई एक एक लंग में एंटर कर जाता है. एक बार लंग में एंटर कर जाता है तो ये ब्रांचेस में और ब्रांचिंग होती है, और वो जो छोटी वाली ब्रांचेस बन रही हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स. ये ब्रोंकियोल्स की फर्दर ब्रांचिंग होती जाती है टिल द टाइम दे टर्मिनेट इन दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर. छोटे छोटे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर हम यूज करते हैं दैट इज एल्वियोलस. नाउ इन एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट राइट नाउ आर यू क्लियर विद द पैसेज ऑफ एयर? एयर आपकी नेजल कैविटी से आई, ब्रोंकाई में गई, वहां से दोनों ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो गई, ब्रोंकियोल से ये पहुंचती हुई एल्वियोलाई में पहुंच गई, और एल्वियोलाई में ये खत्म हो जा रहा है. तो अब एल्वियोलाई में क्या हो रहा है? एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है. लंग में तो गैसेस पहुंच गई हैं, पर इनको लंग में नहीं रुकना है, इनको जाना है सेल्स में. सेल्स में फूड की बर्निंग होगी, एनर्जी सेल्स में बनेगी, तो सेल्स में ले जाएगा आपका ब्लड. तो एल्वियोलाई वो जगह है जहां से गैसेस एल्वियोलाई से ब्लड में ट्रांसफर की जाती हैं. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई. क्यों एल्वियोलाई अच्छे कैंडिडेट्स हैं ये काम करने के लिए? 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक, एल्वियोलाई का साइज बहुत स्मॉल है. बहुत छोटा साइज होने की वजह से उनका सरफेस एरिया जो ओवरऑल होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. वॉल्स बहुत थिन है, इतनी थिन जैसे एक सेल की लाइन, सिंगल सेल की लाइनिंग बनी हो उतनी थिन वॉल्स हैं. सरफेस इसका मॉइस्ट रखा जाता है एक फ्लूइड से. मॉइस्ट सरफेस मतलब एक्सचेंज की स्पीड या डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ जाएगी. और बहुत ज़्यादा नंबर है, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन वन लंग. तो आपके पास 2 हैं, आप इसको डबल कर देंगे. तो ऑक्सीजन जो कि लंग्स में आ रहा है एयर के साथ, वो एल्वियोलाई से होके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ले आया गया है वो वापस एल्वियोलाई में डाल दिया जाता है ताकि वो लंग से बाहर निकाल दिया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन. Now you see the lungs very closely.
आप लंग्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मेम्ब्रेनस या बलून जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मसल नहीं है। अब हम बार बार कह रहे हैं कि लंग कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आप सांस छोड़ते हैं, लंग रिलैक्स करती है तो एयर हमारे लंग्स में अंदर चला जाता है। ये कैसे होता है? अगर लंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए लंग्स के पास मसल्स ही नहीं है। तो लंग्स के पास हेल्पर्स हैं, 3 हेल्पर्स टू बी प्रिसाइज, पर अभी हम उनमें से सिर्फ 2 करेंगे। एक तो होती हैं रिब्स, हमारी रिब्स मूव करती हैं तो चेस्ट की कैविटी घटती बढ़ती है। साथ में नीचे होता है डायफ्राम, डायफ्राम के भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से चेस्ट की कैविटी घटती या बढ़ती है। तो जब चेस्ट की कैविटी घटेगी तो हमारी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, और जब चेस्ट की कैविटी बढ़ेगी तो हमारी लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगी। डायफ्राम जब फ्लैटेंड होता है, रिब्स बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं और हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं। और उस टाइम पे क्योंकि लंग का वॉल्यूम बढ़ गया, एयर अंदर की तरफ खींच ली जाती है, पुल हो जाती है। उल्टा जब डायफ्राम वापस से नीचे की तरफ जाता है, रिब्स नीचे जाते हैं, तो लंग्स, चेस्ट की कैविटी कम हो जाती है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एंड एयर इज पुश्ड आउट। सो दिस इज हाउ अ लंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। Here you can see the diaphragm and the ribs moving. Diaphragm ऊपर गया, ribs बाहर गए, lungs expand. Diaphragm नीचे, lungs contract. आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके लंग्स हैं वो कभी भी कंप्लीटली कोलैप्स या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, हमेशा थोड़ा एयर लंग्स में रहता है। आप कितनी भी ताकत लगा करके एक्सहेल करें, सांस छोड़ें, द लंग नेवर बिकम्स एम्प्टी। Some amount of air is always there in your lungs and that air is known as residual air. ओके, तो अभी आपने देख लिया कि डिफ्यूजन से कैसे ऑक्सीजन ब्लड में आता है। अब ब्लड में तो ऑक्सीजन आ गया, पर ये ऑक्सीजन सेल्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा? यहाँ पे रोल आता है बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। जैसे आपके साइकिल के पीछे कैरियर्स होते हैं जिसमें आप बुक्स लगा के ले जाते हैं, वैसे ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ट्रैप कर लेती हैं या कंबाइन कर लेती हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन को सेल्स तक डिलीवर कराती हैं। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ले जाके सेल्स में ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है। अब सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं कैरी हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सचेंज करना है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ उतने अच्छे से कंबाइन नहीं कर सकता, पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सॉल्युबल है, तो ये ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व फॉर्म में ये सेल्स से लंग्स तक ले आया जाता है। ओके, अब हम आ गए हैं एंडिंग पे। रेस्पिरेशन टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। सी यू बैक। बाय बाय।